हेलो एवरीवन। सीबीएसई क्लास 12 फिजिक्स में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो है न्यूक्लियई। चैप्टर 13 मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आता है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको समझने में बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत आती है, लेकिन मैं इस वीडियो में ऐसा कुछ डेरिवेशन, ऐसा कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम जो होते हैं और सारे चैप्टर का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो इस वीडियो में क्लियर करूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद यहां से ईच एंड एवरी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला जो टॉपिक है तो न्यूक्लियई में लगभग हर साल यहां से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये 2026 जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, तो देखते रहिए। चलिए, इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलेगा, पहले तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में मैं बताऊंगा कुछ। उसके बाद साइज ऑफ द न्यूक्लियस जो r इक्वल टू r0 a टू दी पावर 1/3 होते हैं, उसके ऊपर कैसे एप्लीकेशन आते हैं, कैसे न्यूमेरिकल बनते हैं, ये सारे चीज। मास डिफेक्ट क्या होता है, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, और इसके बाद न्यूमेरिकल्स जिसमें आपको सबसे ज्यादा दिक्कत आता है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला टॉपिक से। जो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा, देखिए पहले तो बता दूं कि एस्ट्रो जो एएमयू होता है, एटॉमिक मास यूनिट होता है, तो एएमयू 1 एएमयू का वैल्यू कितना आता है 1.66 इंटू 10 टू दी पावर -27 kg। आपको याद रखना है, ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये सारे चीज आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए अच्छे से काम आएंगे। और डेफिनेटली जो आइसोटोप, आइसोबार या फिर आइसोटोन होते हैं, इसका डेफिनेशन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, ये सारे चीज जो होते हैं आपको अच्छे से याद रखना है। और 1 AMU इक्वल टू 931.5 MeV, इसको इस्तेमाल करना है बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेशन करने के लिए। आप इसके अलावा 931 भी ले सकते हैं, अगर राउंड फिगर में कैलकुलेशन करना पड़े तो 931 देके करिएगा। अगर डेटा दिया गया है 931.5 तो उसको यूज करना है, या फिर आप 931 से भी मल्टीप्लाई करोगे तो भी चल जाएगा। तो चलिए आज का पहला जो टॉपिक है साइज ऑफ द न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं। देखिए साइज ऑफ द न्यूक्लियस की अगर बात करें तो जो पहला टॉपिक में पहला जो क्वेश्चन आएगा तो क्या आएगा, तो पहला जो टॉपिक में पहला जो क्वेश्चन आएगा r इक्वल्स टू r0 a टू दी पावर 1/3। ये है बहुत इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला जिसके ऊपर आपके डेरिवेशन या फिर क्वेश्चन जरूर बनेंगे, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को यूज करके आपको करना है, r इज द डेफिनेटली रेडियस, और r0 जो कांस्टेंट होता है उसके बारे में बता दूं, ये r0 कांस्टेंट का जो वैल्यू होगा वो होगा 1.2 फेम्टोमीटर, या फिर इसको फार्मी बोल सकते हैं, जिसका वैल्यू आएगा 1.2 इंटू 10 टू दी पावर -15। याद रखिएगा 10 टू दी पावर -15 मीटर में इसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से करके जाइएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनेंगे, तो इसको करना है। और ये याद रखिएगा जो ए होता है ये डेफिनेटली मास नंबर होता है, ठीक है। ये होता है, ये मास नंबर होता है, इसको अच्छे से करके जाइएगा क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसको आपको ये वैल्यू पुट करना है। जैसे कि मान ले कि न्यूक्लियर डेंसिटी कैलकुलेट करने को बोला है, न्यूक्लियर डेंसिटी, तो न्यूक्लियर डेंसिटी रो मास बाय वॉल्यूम, तो इसका जो फॉर्मूला आएगा तो 3m/4πr0 तो ये फॉर्मूला को यूज करके आपको न्यूक्लियर डेंसिटी कैलकुलेट करना है। अब 3 मास ऑफ द एटॉम कितना होता है ना 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -27। अब 4 पाई का वैल्यू 3.14, r0 अभी मैंने लिखा है 1.2 10 टू द -15 का होल क्यूब, तो इसको अगर पुट करेंगे तो 2.17 इंटू 10 टू दी पावर 17 kg के आसपास आ जाएगा। तो ये था न्यूक्लियर डेंसिटी कैलकुलेशन। न्यूक्लियर डेंसिटी अच्छे से करके जाएगा क्योंकि ये बहुत बार न्यूमेरिकल में आते हैं। चलिए मैं सिर्फ वही टॉपिक डिस्कस करूंगा जो एग्जाम में आपको जरूर मिलेंगे। अब मास डिफेक्ट क्या होता है, मान लीजिए एक एटॉम है, इसमें एटॉमिक मास जो होता है उसको हम पकड़ ले ए, मास नंबर, मास ऑफ द एटॉम ए, और उसमें कुछ प्रोटॉन होंगे, ठीक है, उसमें कुछ प्रोटॉन होंगे न्यूक्लियस में, और उसके अलावा क्या होंगे, न्यूट्रॉन। तो ये दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला देंगे तो ही मास नंबर आएगा। लेकिन मास ऑफ प्रोटॉन जिसको हम एमपी बोलेंगे और मास ऑफ न्यूट्रॉन जिसको हम एमएन बोलेंगे, ये दोनों को अगर अलग अलग ऐड करें तो ये ए अर्थात मास नंबर के साथ इक्वल होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। इसी को हम मास डिफेक्ट करते हैं। मतलब मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन को अलग अलग ऐड करेंगे तो वो जो एटम ऑफ मास ऑफ द एटम होता है, एटम का जो मास होता है उसके बीच का जो दरमिया मतलब डिफरेंस होता है
उसी को हम मास डिफेक्ट बोलेंगे। जिसका मास डिफेक्ट कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, मैं वो लिख देता हूं। मास डिफेक्ट को हम डेल्टा एम बोलेंगे। उसका जो फॉर्मूला है जेड एम पी प्लस एन एम एन माइनस ए। ये मेन फॉर्मूला आप याद रखिए, इसी को हम कहेंगे मास डिफेक्ट। अब मास डिफेक्ट का ये फॉर्मूला क्या डिनोट करता है, जेड क्या होता है, देखिए जेड होता है प्रोटॉन नंबर, कितना प्रोटॉन है वहां पर, एम पी वहां पर मास ऑफ प्रोटॉन, क्या डिनोट करता है, मास ऑफ प्रोटॉन। एन, एन को हम बोलेंगे न्यूट्रॉन नंबर, एम एन मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, मास ऑफ न्यूट्रॉन। और ये ए की अगर बात करें तो मास ऑफ एटम। तो इस फॉर्मूला को आप जरूर याद कर लें, क्योंकि ये मास डिफेक्ट कैलकुलेट करना है, पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करना है, सारे चीज इसी फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड करेंगे, ठीक है। इसी फॉर्मूला के ऊपर डिपेंड करके पूरा आप जो क्लास का न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, या फिर इसके बाद भी एक अलग से न्यूमेरिकल वीडियो आएगा, वो सारे चीज इस फॉर्मूला के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो मास डिफेक्ट का फॉर्मूला है, डेल्टा एम को मास डिफेक्ट बोलते हैं, जेड एम पी प्लस एन एम एन माइनस ए। जेड एटॉमिक नंबर मतलब जितना प्रोटॉन है वहां पर, एम एन मास ऑफ प्रोटॉन, एन न्यूट्रॉन नंबर, एम एन मास ऑफ न्यूट्रॉन, और ये है एटॉम मास ऑफ एटॉम। तो चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एक मैंने नाइट्रोजन का एटॉम ले लिया N714, ठीक है। तो इसके कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन है, ये 7 क्या होता है प्रोटॉन, तो ये Z के वैल्यू आएगा 7, और इसमें न्यूट्रॉन कितना आएगा 14 के अगर 7 माइनस कर दे तो क्या आएगा ना, डेफिनेटली ये आ जाएगा, न्यूट्रॉन भी 7 आ गया। तो Z और N हमको मिल गया। अब ये मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन आपको प्रोवाइड किया जाएगा क्वेश्चन पेपर में, जो इसका एक वैल्यू होता है 1.007803 मास ऑफ प्रोटॉन का, और मास ऑफ न्यूट्रॉन का 1.008665। तो ये दो प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको सिर्फ यहां पर बैठाना है, इस इक्वेशन में मल्टीप्लिकेशन करना है, और एडिशन सब्ट्रैक्शन जितने भी फॉर्मूला, ये मैंने एक ही फॉर्मूला लिखा है, इसको करके आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। बहुत ही आसान वाला, मैं करके दिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये था मास डिफेक्ट। आप पैकिंग फ्रैक्शन किसे कहते हैं, ये मास डिफेक्ट। पैकिंग फ्रैक्शन मतलब मास डिफेक्ट बाय मास नंबर। मैं लिख देता हूं यहां पर मास डिफेक्ट बाय मास नंबर। मान लीजिए मास डिफेक्ट कुछ आया, तो उसको हम मान लेते हैं x आया, और उस एटम का मास अगर मान लीजिए 14 है, नाइट्रोजन की अगर बात करें तो 14 है, इसको अगर डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है। तो आ जाएगा क्या, पैकिंग फ्रैक्शन। अच्छे से याद करके जाइएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अगर ये कुछ प्रॉब्लम हुआ, कुछ टॉपिक में समझ नहीं आया, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ का इसके ऊपर अलग से टॉपिक में डिस्कस कर दूंगा फिर से, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बाइंडिंग एनर्जी, इससे 2026 क्वेश्चन जरूर बनेंगे। तो चलिए बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है। एनर्जी का फॉर्मूला हमने जाना था E = mc², हम सभी को पता है, ये छोटे क्लास से हम पढ़ते आए हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए बाइंडिंग एनर्जी अगर कैलकुलेट करें, पहले बता दूं बाइंडिंग एनर्जी मतलब जो बांध के रखता है, जिसको तोड़ने के लिए जरूर बाहर से कुछ अप्लाई करना पड़ता है, फोर्स अप्लाई करना पड़ता है जो टूटे। तो बाइंडिंग एनर्जी मतलब जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो एनर्जी का बॉन्ड होता है, उसे बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं, एक लाइन में। तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला है डेल्टा एम इंटू c²। तो डेल्टा एम क्या होता है, मास डिफेक्ट। चलिए मास डिफेक्ट का फॉर्मूला फिर से लिख डाल दिए, जेड एम पी प्लस एन एम एन माइनस ए, ये क्या होगा, मास डिफेक्ट। और सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, उसको अगर एमईवी में कन्वर्ट कर दे तो आएगा 931.5 एमईवी। अब जो भी डेटा प्रोवाइड होगा, मान लीजिए यूरेनियम 23892, इसका बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करने को बोला है, तो Z कितना आएगा, Z आएगा 92, क्योंकि 92 इसका एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन नंबर है। न्यूट्रॉन नंबर कितना आएगा, 238 माइनस 92 आ गया कितना, 146। और मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन प्रोवाइडेड होगा क्वेश्चन पेपर में, मैंने पहले ही बताया हूं। तो और A कितना आया, A है 238, A है 238 मास नंबर। देखिए सारे चीज आपको मिल गए, इसको कैलकुलेट करें और उसके साथ 931.5 से मल्टीप्लाई कर दो,
तो आ जाएगा क्या, बाइंडिंग एनर्जी। तो क्या आएगा, इसका आंसर जो आएगा बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करके आ जाएगा। यही बार बार सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सीबीएसई का कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर उठा लीजिए, इसके ऊपर ही, बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर ही आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। और अगर आप बात करें नीट की क्वेश्चन की, जेई के क्वेश्चन की, बाइंडिंग एनर्जी से क्वेश्चन जरूर बनेगा। आप इसको अच्छे से करके जाइएगा। अब कुछ बार पूछा जाता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, देखिए उसका फॉर्मूला क्या है, हम लिख देते हैं यहां पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का फॉर्मूला है, बाइंडिंग एनर्जी क्या निकला, बाइंडिंग एनर्जी को हम डेल्टा ई डिनोट करते हैं, डेल्टा ई। तो डेल्टा ई अपॉन ए, ये क्या होता है, मास नंबर किसका, एटम का। तो इसको अगर डिवाइड कर दे तो क्या आएगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है, तो इसको अच्छे से करके जाइएगा। तो इसमें न्यूमेरिकल आपको मिल जाएगा, जरूर मिल जाएगा, तो ये इसको आप जरूर करके जाइएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में। देखिए ये ग्राफ हर बार पूछा जाता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर ग्राफ। तो इसको कैसे पढ़ना है, कैसे ड्रॉ करना है, हाँ इसको ड्रॉ करने को देता है आपको, तो इसको प्रैक्टिस करके जाइएगा, क्योंकि बोर्ड्स में जो क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर ही बनते हैं। तो मैं एक बार समझा दूं, ये एक्सिस में न्यूक्लियन नंबर लिया गया है, अर्थात मास नंबर लिया गया है। इसमें बाइंडिंग एनर्जी पर पार्टिकल एमईवी में लिया गया है। देखिए 1 2 से 9 तक है, और ये इधर अप टू 250 तक न्यूक्लियन का मास नंबर डिनोट किया गया। देखिए जो छोटे वाले मास नंबर के न्यूक्लियन होते हैं, जो एटम होते हैं, उसका बाइंडिंग एनर्जी क्या धीरे 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 बढ़ रहा है। देखिए आप इस पोर्शन ऑफ द ग्राफ में दिख रहे हैं, यहां पर क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, क्योंकि स्मॉल मास नंबर वाले जो एलिमेंट होते हैं उसका आपस में जुड़ के फ्यूजन बनता है, हम सभी को पता है, तो फ्यूजन बनता है। देखिए आयरन 56, मास नंबर 56 में सबसे ज्यादा ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हुआ है। कितना हुआ है, इसका वैल्यू है 8.8 MeV। याद रखिएगा 8.8 MeV सबसे ज्यादा है। इसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है किसका, फेरस मतलब लोहा, आयरन का। इसके बाद धीरे 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 फिर से घट रहा है, और 170 के बाद फिर से आपको दिखेगा कि ये डाउनवर्ड जो ग्राफ है डाउनवर्ड हो रहा है, तो 170 के बाद। तो इसमें एक पोर्शन देखिए, ये बड़े वाले जो न्यूक्लियस होते हैं इसमें फिशन, और छोटे वाले जो न्यूक्लियस होते हैं इसको फ्यूशन दिखाया जा रहा है। और स्टेबिलिटी सबसे हाई होता है आयरन का किस मास नंबर कितना है, 56, और उस टाइम पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कौन सा है, 8.8। तो ये आपको याद रखना है, 8.8 और Fe कितना 56 में, ठीक है। और लेस देन 30 एंड ग्रेटर देन 170 ये स्टेबल नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेबल नहीं है, और धीरे धीरे इसका ग्राफ भी डाउन होते जा रहा है। और बीच का 30 से लेके 170 तक ये ग्राफ क्या डिनोट करता है, स्टेबिलिटी। तो क्या डिनोट करेगा, स्टेबिलिटी, ठीक है। सबसे स्टेबल कौन है, फेरस आयरन, ठीक है। तो ये सिर्फ चुनिंदा पॉइंट होते हैं जिसको आप से अगर पढ़ेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे, तो यहां से कुछ नहीं अटकेगा, ठीक है। यहां से आप सारे चीज कर पाओगे, कुछ नहीं अटकेगा। तो इसको अच्छे से एक बार करके जाइए, प्रैक्टिस कर लेना, एक बार 2 बार ड्रॉ करके इसको अपने आप 1 2 बार लिख लेना, 2-3 पॉइंट बना के लिख देना, काफी होगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं करना, यह से बाहर से कुछ नहीं आने वाला, जो मैं बता रहा हूं वहीं से क्वेश्चन बनेंगे। अब चलिए बढ़ते हैं न्यूक्लियर फोर्स की तरफ। न्यूक्लियर फोर्स किसे कहते हैं, देखिए न्यूक्लियस जो होते हैं, मान ले एक न्यूक्लियस है, एटम के न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में कौन कौन है, प्रोटॉन है, और क्या है, न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन का चार्ज है पॉजिटिव, न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है, न्यूट्रॉन का चार्ज होता है 0, मतलब न्यूट्रल। अब ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स लगते हैं उसी को हम कहेंगे न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में, मतलब न्यूक्लियन कहते हैं इन दोनों को, न्यूक्लियन के बीच में जो फोर्स काम करता है उसे कहेंगे न्यूक्लियर फोर्स। अब एक तरफ आप ये ग्राफ देख पा रहे हैं, ये ग्राफ डिस्कस करने से पहले मैं एक कुछ न्यूक्लियर फोर्स का कुछ पॉइंट लिखना चाहूंगा, जैसे कि न्यूक्लियर फोर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सा है, नंबर 1, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर, मतलब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स।
अगर ग्रेविटेशनल फोर्स को 1 मान ले, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 10⁻36 टाइम होता है ग्रेविटेशन से, और 10⁻38 टाइम्स होता है ग्रेविटेशन से कौन होता है, न्यूक्लियर फोर्स। मतलब मान ले कितना स्ट्रांग, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी 100 गुना ज्यादा है और ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻38 टाइम्स ज्यादा है। इसीलिए तो दो जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन या फिर प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जो अट्रैक्शन बनते हैं न्यूक्लियर फोर्स की वजह से बनते हैं। नंबर 2, शॉर्ट रेंज फोर्स, शॉर्ट रेंज ऑफ फोर्स। अब शॉर्ट रेंज फोर्स मतलब क्या है, देखिए दो पार्टिकल के बीच में जितना शॉर्ट रेंज होगा, रेंज जितना कम होगा, उतना ही क्या होगा, ये न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रांग होगा। अब चलिए बढ़ते हैं ये ग्राफ की तरफ। देखिए ग्राफ को समझने के लिए बहुत ही आसान भाषा में समझा रहा हूं। एक तरफ आप देख पा रहे हो कि पोटेंशियल एनर्जी एमईवी में है, तो ये आपको दिख पा रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी यहां पर दिख रहा है आपको, ठीक है। मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं, उससे थोड़ा बेहतर समझ में आएगा। देखिए यहां पर पोटेंशियल एनर्जी दिख रहा है और यहां पर क्या दिख रहा है, आर मतलब न्यूक्लियर डिस्टेंस दिख रहा है, जो फर्मी में है 10⁻15 में। इसको कन्वर्ट कीजिएगा, 10⁻15 मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर में मिल जाएगा। देखिए जितना हम इसको घटाते जाएंगे, जिसका इस दूरी घटाते जाएंगे धीरे धीरे धीरे, तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा, और एक पॉइंट पे आगे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगा तब क्या होगा, स्टेबिलिटी मैक्सिमम। जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। इस वैल्यू का कितना है, 0.8 फर्मी मीटर, ये याद रखिए। इसके बाद अगर घटाना चालू किए, डिस्टेंस घटाए, तो क्या होगा, तुरंत बढ़ने लगेगा। और एक बात, ये क्या हो जाएगा, रिपल्सिव था, अब क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव था, अब क्या हो जाएगा, इसको अगर घटाए तो ये रिपल्सिव बन जाएगा। मतलब अगर इससे भी छोटा डिस्टेंस में लाए, 0.8 फर्मीमीटर के छोटा डिस्टेंस में लाए, तो क्या होगा, ये जो है रिपल्सिव बन जाएगा। तो याद रखना ये वैल्यू 0.8 फर्मीमीटर में पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मिनिमम। इस दौरान जो स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस होता है वो सबसे ज्यादा होगा। इससे अगर ज्यादा किया 0.8 मीटर से तो क्या होगा, एट्रैक्टिव नेचर होगा। आप देख पा रहे हैं यहां पर एट्रैक्टिव नेचर। और इससे घटाया, 0.8 फर्मीमीटर से घटा दिया तो क्या होगा, रिपल्सिव नेचर आ जाएगा। कभी कभी ये ग्राफ आपको दे सकता है, ये आपको पीवाईक्यू में बहुत बार मिल जाएंगे। पीवाईक्यू अच्छे से करके जाइएगा, पीवाईक्यू में आपको ये दिख जाएगा। ये ग्राफ ड्रॉ करने को बोलता है, एक्सप्लेन करने को बोलता है, न्यूक्लियर फोर्स किसे कहते हैं, न्यूक्लियर फोर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स किसे कहते हैं, ये सारे चीज आते हैं। और नंबर 3, ये चार्ज इंडिपेंडेंट है, ये कैरेक्टरिस्टिक और है चार्ज इंडिपेंडेंट, ठीक है। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिख दीजिएगा, इसके ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं होगा, ठीक है। तो ये था न्यूक्लियर फोर्स, और न्यूक्लियर फोर्स का जो ग्राफ और कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह, इसके बाहर कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए आज का नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियर फोर्स इन फ्यूशन एंड फिशन। देखिए पहले न्यूक्लियर फिशन कैसे कहते हैं, दो लाइट न्यूक्लियई मान ले H12 H12, ये क्या होता है, ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है। अगर जुड़ गया तो थोड़ा बहुत, इससे बहुत बड़ा नहीं, थोड़ा ही बहुत बड़ा एक न्यूक्लियस क्रिएट करेगा और उसके साथ बहुत एनर्जी क्रिएट करेगा। देखिए 1 1 2, ये बन गया 2 2 2 4, हीलियम न्यूक्लियस बन गया। तो ये न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। फिशन मतलब एडिशन, इसको हम क्या कहेंगे, फ्यूशन। इसको हम क्या कहेंगे, फ्यूशन मतलब एडिशन। दो लाइट न्यूक्लियई आपस में जुड़ के थोड़ा बहुत बड़ा एक न्यूक्लियस बना देता है और बहुत सारा एनर्जी को रिलीज कर देता है, इसको हम क्या कहेंगे, फ्यूशन। अब फिशन की बारी। एक हेवी न्यूक्लियस है, ये देखिए आप, एक हेवी न्यूक्लियस है, उसको हमने न्यूट्रॉन से हिट कर दिया। मान ले एक हेवी न्यूक्लियस कौन सा है, यूरेनियम 235-92, उसको हमने कुछ न्यूट्रॉन देके हिट कर दिया तो क्या होगा, पहले ये जुड़ जाएगा, यूरेनियम 236-92 पहले फ्यूजन होता है, उसके बाद स्प्लिट होगा बेरिलियम और क्रिप्टन में 3692 56-141, और कुछ न्यूट्रॉन रिलीज होंगे, ठीक है, और कुछ न्यूट्रॉन रिलीज होंगे और इसके साथ भी एनर्जी रिलीज होगा।
इसके साथ भी एनर्जी रिलीज होगा, जो आप देख पा रहे हैं यहां पर। देखिए, ये हेवी न्यूक्लियस को न्यूट्रॉन से हिट किया तो ये क्या होगा, स्प्लिट होगा। लगभग बराबर बराबर मास वाले आसपास वाले जो मास नंबर होते हैं, एटॉमिक नंबर होते हैं, उसके आसपास वाले दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा और पूरा सिस्टम बहुत सारा एनर्जी रिलीज करेगा। ये इसको कहेंगे हम फिशन, न्यूक्लियर विभाजन बोलते हैं इसको, ठीक है, हिंदी में विभाजन बोलेंगे। और डेफिनेटली ये फिशन फ्यूशन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और एक चीज आपको याद रखना है कि न्यूक्लियर फ्यूशन जो होता है, मैं एक बार लिख देता हूं यहां पर, फ्यूशन हमको दिखता है सन में और हाइड्रोजन बॉम्ब में, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉम्ब में आपको दिख जाएगा। और फिशन जो होता है कहां पर होता है, एटम बॉम्ब में, ठीक है, एटम बॉम्ब में। ये प्रिंसिपल आपको दिख जाएगा। तो ये था न्यूक्लियर फिशन और फ्यूशन का पूरा डिटेल्स। यहां से कुछ चेन रिएक्शन देखिए, यहां से क्या करना है, जो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन होते हैं और क्यू वैल्यू वाले न्यूमेरिकल्स, क्यू वैल्यू निकालना होता है। क्यू वैल्यू निकालने वाले जो न्यूमेरिकल होते हैं वो उसको अच्छे से करके जाएगा, क्योंकि क्यू वैल्यू निकालना अगर आपको नहीं आया तो आसान वाला एक न्यूमेरिकल छूट जाएगा। तो मैं इसका अलग से वीडियो लाऊंगा, जो इसके बाइंडिंग एनर्जी, पैकिंग फ्रैक्शन, मास डिफेक्ट और क्यू वैल्यू कैसे निकालता है, इसके ऊपर एक वीडियो जरूर आएगा। तो देखिए, ये था टोटल कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ग्रुप में। इसके नेक्स्ट वाला जो टॉपिक आएगा एटम, चैप्टर 12, जो क्लास 12 का और एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स का, वो आ जाएगा। अगर ये वीडियो में कुछ दिक्कत है या फिर कुछ टॉपिक आपको जानना है, कुछ समझ में नहीं आया, तो जरूर कमेंट कर दीजिए। उस कमेंट को मैं देखूंगा, जरूर रिप्लाई भी करूंगा और उसके ऊपर अलग से आपको हेल्प करने के लिए वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।